जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक द कोचिंग ग्रुप पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारी जो परसेंटेज की क्लास है वो आज लास्ट क्लास है। आज आपका परसेंटेज फिनिश हो जाएगा और कल से हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन था वो 143 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे, 144 से। और आज आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। आज ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता हैं टोटल, उनमें से 55% क्या है, पुरुष हैं और 45% क्या होंगे, महिला होंगी। ये होंगे टोटल, और यहाँ होंगे पुरुष और यहाँ होंगी महिला, और यहाँ पर होंगे हमारे शिक्षित और ये होंगे हमारे अशिक्षित। मतदाताओं की संख्या का 55% क्या है, पुरुष है। तो जो पुरुष है वो कितने हैं, 55% है। यदि हम यदि हम जो कुल मतदाता हैं उनको 100 मान लें, मतदाता टोटल कितने हैं, 100, तो पुरुष कितने प्रतिशत है, 55%। महिलाएं कितनी बची, 45। 100 में से 55 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची, 45। अब शेष महिला है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, जो पुरुष है अशिक्षित वो कितने हैं, 40%। तो अशिक्षित का कॉलम ये है, तो यहाँ से पुरुष जो है वो 40% है। किसका, 55 का 40%। तो 55 का 40% क्या होगा, यहाँ से 22। तो 22 जो पुरुष है वो कैसे हैं, अशिक्षित है। 22 पुरुष क्या है, अशिक्षित है। अब 55 में से 22 अशिक्षित है तो शिक्षित कितने बचे, 33। शिक्षित कितने बचेंगे, 33। और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। 40% महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। तो 45 का 40% क्या होगा, 18। तो 18 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है, शिक्षित है। अब 45 में से 18 महिलाएं क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित महिलाएं कितनी बची, 27। केवल एक बार फिर से समझ लेंगे। टोटल जो मतदाता है वो कितने हैं, 100 है। पुरुष उनमें से 55 है और महिलाएं कितनी है, 45 है। 55 का 40% क्या है, अशिक्षित है। 60% क्या होंगे, शिक्षित होंगे। अब महिलाएं जो हैं वो 40% क्या है, शिक्षित है। तो 45 का 40% क्या होगा, 18। 40% क्या है, शिक्षित है, अर्थात 18 क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित कितनी बचेंगी, 27। एक मिनट कॉल आ रही है, जरा एक मिनट।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, अशिक्षित महिलाएं कहाँ है, ये है, तो अशिक्षित महिलाएं देख लेंगे हम कितनी है। अशिक्षित महिलाएं हमारे पास 27। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। शिक्षित पुरुष कौन से हैं, ये वाले कितने हैं, 33। तो शिक्षित पुरुष कितने अधिक है, 27 से कितने अधिक है, 6। 6 बटा तुलना किससे की गई है, 27 से, और परसेंट निकालने के लिए 100 गुणा में और 35। यहां से 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 9 बार, तो 100 की गुणा 2 से होगी तो कितना हो जाएगा, 200 बटा 9। और 200 बटा 9 क्या होता है, 22 से ही 2 बटा 9। तो जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनमें अंतर जो है वो परसेंट में कितना है, 22 से ही 2 बटा 9% अधिक है। कौन, पुरुष किससे, महिला से। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो यदि उसकी आय 100 है, ये आय है, ये खर्च है, और ये आपका माइनस करके क्या आती है, बचत आती है। तो आय जो है 100 है, तो खर्च जो है उसका कितना है, 75 है। यहाँ से कितने रुपए बचाता है वो, 25 रुपए बचाता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर, आय में कितने की वृद्धि होती है, 20% की। 20% की वृद्धि होने पर जो उसकी आय है वो कितनी हो जाएगी, 120। वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तो खर्च में क्या करता है वो, 10% की वृद्धि करता है। 75 का 10% कितना होगा, 7.5। 75 में 7.5 रुपए बढ़ गए, तो जो उसका खर्च है वो कितने रुपए हो गया टोटल, 82 रुपए 50 पैसे। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब बचत उसकी यहाँ से कितनी होगी, 120 में से 82.5 क्या करता है, खर्च करता है, तो जो उसकी बचत है अब वो है 37.5। पहले बचत कितनी थी, 25, अब कितनी है, 37.5। वृद्धि कितने की हुई, 12.5 की। 12.5 की वृद्धि है, वृद्धि किस में हुई, 25 में, बटा 25, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100%। 125 12.5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50%। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी बचत में वो कितने प्रतिशत होगी, 50%। ऑप्शन हमारा सही होगा 50। एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित धनराशि है वह बाजार जाता है, वह 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। वह टैक्सी के किराए के लिए 10% धनराशि रखता है और 20 आम खरीदता है तथा शेष धनराशि से वह संतरे खरीदता है। वह कितने संतरे खरीद सकता है, उसके पास कुछ फिक्स अमाउंट है, तो अमाउंट जो मानेंगे हम वो क्या मानेंगे, 50 संतरे खरीद सकता है या 40 आम खरीद सकता है। तो 40 और 50 का हम क्या लेंगे, 40 और 50 का हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम जो आएगा हमारा एलसीएम वो आएगा 200। तो हम मान लेंगे उसके पास जो टोटल अमाउंट है, कुल धनराशि वो कितनी है, 200 रुपए। कुल धनराशि कितनी है, 200 रुपए। अब या तो 200 रुपए में वो 50 संतरे खरीद सकता है या 40 आम खरीद सकता है। 40 आम यदि वो खरीदेगा तो कितने रुपए में खरीदेगा, 200 रुपए में। तो यहाँ से अगर हम एक आम की कीमत निकाल लें कितनी होगी, 200 बटा 40, अर्थात एक आम की कीमत कितनी होगी, 5 रुपए। या वो 50 संतरे खरीद सकता है कितने रुपए में, 200 रुपए में। तो यहाँ से अगर एक संतरे की कीमत निकाल लें, एक संतरे की कीमत कितनी आएगी, 4 रुपए। एक संतरे की कीमत कितनी होगी, 4 रुपए।
अब क्या है, जो व्यक्ति है वो 10% धनराशि किसके लिए रखता है, किराए के लिए। तो 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपए। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम किराया लेंगे। यहाँ पर हम आम खरीदेंगे और यहाँ पर हम संतरे खरीदेंगे। तो कुल धनराशि जो है वो उसके पास 200 रुपए है। कुल धनराशि कितनी है, 200 रुपए है। 200 रुपए में से 10% वो क्या करता है, किराए के लिए रखता है। तो 20 रुपए वो किसके लिए रखता है, 20 रुपए वो किराए के लिए सेव रखता है। अब 200 में से 20 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, सेव रख दिया अलग। तो यहाँ से रुपए कितने बचे उसके पास, 180। अब वो क्या करता है, 20 आम खरीदता है। एक आम की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो एक आम की कीमत 5 रुपए है, तो 20 आम की कीमत कितनी होगी, 100 रुपए। तो 180 में से 100 रुपए वो आम पर खर्च करता है। अब 100 रुपए आम पर खर्च कर दिए, तो रुपए कितने बचे उसके पास, 80। तो अब ये पूछा गया है कि वो कितने संतरे खरीद सकता है। 80 रुपए है और एक संतरे की कीमत कितनी है, 4 रुपए। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो संतरों की कीमत, संतरों की संख्या आ जाएगी। तो कितने संतरे खरीद सकता है, 20 संतरे। तो जो संतरे खरीदेगा वो कितने खरीदेगा, 20 संतरे। क्यों, क्योंकि उसके पास 80 रुपए बचे हैं और 80 रुपए में उसको संतरे खरीदने हैं और एक संतरे की कीमत कितनी है, 4 रुपए। तो कितने संतरे खरीद सकता है, 20 संतरे। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। कच्ची सामग्री की कीमत 15% बढ़ चुकी है, मजदूरी की लागत 25 से 30%, कच्ची सामग्री की लागत की बढ़ चुकी है। तो कितने प्रतिशत कच्ची सामग्री के उपयोग में कमी होनी चाहिए जिससे कीमत समान रहे। तो यहाँ हम जो लेंगे वो लेंगे हम कच्ची सामग्री की लागत। यहाँ लेंगे कच्चे सामग्री का मूल्य, कच्ची सामग्री मूल्य, और यहाँ लागत मूल्य, और यहाँ लेंगे हम कुल मूल्य, कुल मूल्य। यदि कच्ची सामग्री की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, कितनी है, 100 रुपए है। तो कच्ची सामग्री की जो कीमत है वो कितनी बढ़ चुकी है, वो बढ़ चुकी है 15%। तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 115। और मजदूरी की जो लागत है, तो मजदूरी की लागत है वो 25% से बढ़कर कच्ची सामग्री का 30% हो गई है। जो कच्ची सामग्री का पहले लागत थी वो कितने परसेंट थी, 25%। कितने प्रतिशत थी, 25%। तो 100 रुपए कच्ची सामग्री की कीमत थी, 25 रुपए क्या थी, लागत थी। 25 रुपए क्या थी, लागत थी। अब क्या हुआ, लागत जो है 25% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई, 30%। लेकिन किसका 30%, कच्ची सामग्री का। तो कच्ची सामग्री की कीमत अब कितनी है, अब है कच्ची सामग्री की कीमत 115 रुपए। तो 30% बढ़ चुकी है 115 का। 115 का 30% निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 34.5 रुपए। जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है, 34.5 की। और यहाँ जो कुल मूल्य आ रहा था वो कितना था, 125। और यहाँ कुल मूल्य कितना आएगा, यहाँ से कुल मूल्य आएगा आपका 149.5, 149.5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कच्ची सामग्री के उपयोग में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए जिससे कीमत समान रहे। पहले जो कुल मूल्य था वो 125 था, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 149.5। तो हमको क्या करना होगा, 149 से कहाँ लाना होगा, 125 पर। कितने की कमी करनी होगी, 24.5 की। 24.5 की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। किसमें, 149.5 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 245 बटे 1495, 245 बटे 1495 और गुणा 100%। तो यहां से आ जाएगा, पहले जाएगा ये एक बार
14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएंगे, एक बार जाएगा और फिर जाएगा ये 8 बार। तो यहाँ से कट करने के बाद ये आ जाएगा लगभग 18%। लगभग कितने परसेंट आएगा? 18%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सही होगा बी। 2001 में किसी वस्तु की परिवहन लागत उसकी निर्माण लागत का 30% थी। निर्माण लागत क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। निर्माण लागत तो है। परिवहन लागत यहाँ आ जाएगी आपकी कुल लागत। यदि परिवहन लागत सॉरी निर्माण लागत जो है वो 100 है, तो परिवहन लागत जो थी वो उसका 30% थी। तो यह परिवहन 30% थी तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो परिवहन हमारी लागत थी वो कितनी थी? 100 का 30%, तो 30 रुपए क्या थी? परिवहन लागत थी। 2001 से 2002 तक उसकी निर्माण लागत 20% बढ़ गई। 2002 में इसकी परिवहन लागत उसकी उसी वर्ष उसकी निर्माण लागत का 33 से 1/3% थी। अब जो हमारी निर्माण लागत है वो 20% क्या हो गई है? 20% बढ़ चुकी है। 100 से कितनी हो गई है? 120। और जो हमारी परिवहन लागत है वो उसी वर्ष उसकी निर्माण लागत का 33 सही 1/3% बढ़ चुकी है। तो इस वर्ष जो हमारी निर्माण लागत है वो कितनी है? 120। तो 120 का 33 सही 1/3 यानी कि 1/3% क्या है? बढ़ चुकी है। तो 3 चौक 12। तो यहाँ पे कितनी हो गई है? 40 हो गई है। उसका जो थी कितनी थी? वो 33 सही 1/3%। तो 120 का 33 सही 1/3% कितना आएगा? 40। तो अब जो निर्माण लागत है सॉरी परिवहन लागत वो कितनी है? 40 है। तो 2002 की कुल लागत को 2001 की कुल लागत में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए? तो कुल लागत यहाँ कितनी है हमारी? 130। 100 रुपए निर्माण लागत में खर्च होते हैं और 30 रुपए परिवहन लागत में खर्च होते हैं। तो कुल लागत क्या है? 130। लेकिन यहाँ पर 120 रुपए निर्माण लागत में खर्च होते हैं और 40 रुपए परिवहन में। तो कुल लागत क्या है? 160। तो 130 से बढ़कर 160 हो गई है। तो हमको क्या करना होगा? 1 से 60 से वापस कहाँ लानी होगी? 130 पर। कितने की कमी करनी होगी? 30 की। किसमें? 160 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो और 4 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार और 25 या 75/4। तो यहाँ से 4 एकम 4 बचा, 3 हो गया 35, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 18.7। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सही होगा हमारा सी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। एक परिवार का चावल मछली और तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। जो एक परिवार है उसका चावल मछली और तेल पर जो खर्च है वो 12:17 और 3 के अनुपात में है। तो यदि इसको हम 120 लें तो ये कितना हो जाएगा? 170 और ये कितना हो जाएगा? 30। चावल पर खर्च है, ये मछली पर खर्च है और ये हमारा तेल पर। यदि इनके मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ा दिया जाए तो 120 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 20% की। तो 12 दूनी 24। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 24 रुपए की। यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है 30% की हुई है। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 17 या 51 रुपए की। और यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो 50% की है। तो 30 का 50% कितना होगा? 15। तो जो हमारी कुल बढ़ोतरी आएगी वो आएगी 4 और 1 5, 5 10, 2 5 7 2 9। तो कुल जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने रुपए की हुई है? 90 रुपए की। तो परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो वृद्धि कितने की है? 90 रुपए की। कितने खर्च में? कुल खर्च क्या था यहाँ से? 170 और 30, 200 और 120, 320। 320 रुपए में बढ़ोतरी हो गई। कितने रुपए की? 90 रुपए की। और प्रतिशत निकालने लिए गुणा 100%। 320 यहाँ आएगा भाई, कहाँ लिखा गया?
ये यहाँ आएगा 320। 0 से 0, 4 से 8 बार और 4 से 25 बार और 25 नंबर 225 और बटा कितना आएगा 8। 8 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 8 दूनी 16, बचे 6, 65 हो गया, 8 अट्ठे 64, एक बचा, 8 एकम 8, तो 28.1 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया हमारा? ऑप्शन सही होगा हमारा ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका और इसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल से स्टार्ट करेंगे भैया हम प्रॉफिट और लॉस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई में जॉन ने उतनी ही मात्रा में चावल और उतनी ही मात्रा में गेहूं खरीदे जितना उसने अप्रैल में खरीदा था, लेकिन चावल और गेहूं की कीमतों में क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि के कारण 150 रुपए अधिक खर्च किए गए। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पर 450 रुपए खर्च किए थे, तो जॉन ने अप्रैल में चावल पर खर्च किए थे वो कितने खर्च किए थे? 450 रुपए। तो उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया होगा? ये है हमारा अप्रैल और ये है हमारी मई। ये है हमारे चावल और ये है हमारे गेहूं। अब यहां से जो जॉन ने अप्रैल में चावल पर खर्च किए थे वो 450 रुपए थे, तो चावल पर हमारा जो खर्च होगा वो होगा 450 रुपए। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। तो वृद्धि के कारण अब देखो गेहूं की कीमत में 20% और चावल की कीमत में 12% की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो गेहूं की कीमत में जो वृद्धि है वो 20% है और चावल की कीमत में जो वृद्धि है वो कितनी है? 12% है। तो गेहूं जो है वो कितनी वृद्धि होती है? 20% की। तो गेहूं की कीमत तो भी हमारे पास है नहीं। गेहूं की कीमत क्या है? हमारे पास नहीं है। लेकिन जो वृद्धि चावल में हुई है वो कितनी हुई है? चावल में 20% की हुई है। यहाँ जो चावल है शुरू में, तो चावल कितना है? 20% और गेहूं कितना है? 12%। तो चावल में कितनी वृद्धि हुई है? 20% की। तो अप्रैल में जो चावल 450 रुपए के मिल रहे थे, अब वृद्धि होकर कितने के मिलेंगे? 20% अधिक के। तो 45 का क्या निकाल लेंगे हम? 450 का 20%। तो यहाँ से 5 नम 45, तो 90 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ जो वृद्धि हुई है अभी वो कितने रुपए की है? 90 रुपए की। कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं? 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगले महीने जो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं वो 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, टोटल पर 150 रुपए। तो जब यहाँ चावल पर 90 रुपए खर्च कर दिए तो आगे जो खर्च बचा हमारा एक्स्ट्रा वो कितने रुपए बचा? 60 रुपए। कितने रुपए बचा? 60 रुपए। तो यहाँ गेहूं पर जो बढ़ोतरी होगी वो कितने रुपए की होगी? 60 रुपए की। लेकिन गेहूं पर जो प्रतिशत में बढ़ोतरी है वो कितने की है? 12% की। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 12% की जो वैल्यू है गेहूं की वो कितनी है? 60 रुपए। 12% की वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। तो गेहूं की 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू होगी 500। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपए। तो गेहूं पर जो खर्च हुआ था अप्रैल में कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया? अप्रैल में कितना खर्च है गेहूं पर? 500 रुपए और मई में 60 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, तो टोटल मई में कितने रुपए दिए होंगे? 560। तो जो गेहूं पर मई में खर्च था वो कितना था? 560 रुपए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे। अप्रैल में जो चावल पर खर्च है वो 450 रुपए है, लेकिन जब अगले महीने चावल और गेहूं पर एक्स्ट्रा खर्च होता है तो जो टोटल एक्स्ट्रा खर्चा है वो कितना है? वो है हमारा 150 रुपए। लेकिन चावल पर 20% की वृद्धि हुई अगले बार, तो 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए
टोटल एक्स्ट्रा रुपए खर्च कितने करने हैं 150, तो 150 में से 90 तो यहाँ खर्च हो गए, तो यहाँ कितने खर्च करने होंगे 60 रुपए। लेकिन परसेंट में कितना एक्स्ट्रा खर्च करना है 12%, तो गेहूं पर जो 12% की वैल्यू है वो कितनी है 60 रुपए। तो गेहूं की कीमत अप्रैल में कितनी थी 100% की वैल्यू कितनी आई 500 रुपए। तो गेहूं जो थे अप्रैल में उन पर खर्च की गई धनराशि कितनी थी 500 रुपए। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि गेहूं पर मई में कितना खर्च किया गया, तो 50 रुपए तो यहाँ खर्च 500 रुपए तो सॉरी यहाँ खर्च किए, और अब की बार कीमत कितनी बढ़ गई 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो टोटल जो है मई में कितने पे करने पड़ेंगे 560। तो मई में जो खर्च होगा गेहूं पर वो कितने रुपए होगा 560। तो आज की सेवा आपकी यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल मंडे प्रॉफिट और लॉस के साथ। कल स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट और लॉस। जय हिंद जय भारत।